आचार्य मनु के जीवन, कृतित्व तथा मनुस्मृति के राजनीतिक महत्व का विवेचन कीजिए। उत्तर आचार्य मनु प्राचीन भारत के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतक माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र है, जिसे प्राचीन भारतीय धर्म, समाज एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। मनु के जीवन काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। उनके जीवन का कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वान उन्हें वैदिक कालीन महापुरुष मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार मनु एक व्यक्ति नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय मनीषियों के विचारों का प्रतीक हैं। ऋग्वेद, महाभारत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मनु का उल्लेख मिलता है, जिससे उनकी प्राचीनता और प्रतिष्ठा सिद्ध होती है। मनु की कृति मनुस्मृति मूलतः धर्मशास्त्र है, किंतु इसमें राज्य, राजा, दंड, न्याय तथा शासन व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। मनु के अनुसार धर्म ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक जीवन का आधार है। इसलिए राजा का प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा करना और प्रजा में शांति, सुरक्षा तथा न्याय स्थापित करना है। मनु के विचारों का प्राचीन भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि बाद के विचारकों जैसे याज्ञवल्क्य, शुक्राचार्य तथा कौटिल्य ने कुछ विषयों पर उनसे भिन्न मत भी प्रस्तुत किए, फिर भी भारतीय राजनीतिक चिंतन के विकास में मनु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः मनु भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक और प्रभावशाली विचारक हैं, जिनकी मनुस्मृति ने धर्म, राज्य और शासन की अवधारणाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। परीक्षा में याद रखने योग्य मुख्य बिंदु: मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र, धर्म राज्य व्यवस्था का आधार, राजा का मुख्य कर्तव्य, धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना, मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख प्रवर्तक, ऋग्वेद, महाभारत और अर्थशास्त्र में उल्लेख। लगभग D50 शब्द। प्रश्न: आचार्य मनु के राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का विवेचन कीजिए। इसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी कीजिए। उत्तर: आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति में राजा की उत्पत्ति के संबंध में दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति साधारण मानव से नहीं, बल्कि दैवी शक्तियों के संयोग से हुई है। मनु के अनुसार ईश्वर ने संसार की रक्षा के लिए विभिन्न देवताओं के श्रेष्ठ अंशों से राजा की रचना की। राजा में इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से तेज, यम से दंड देने की शक्ति, कुबेर से धन तथा चंद्रमा से आनंद प्रदान करने का गुण प्राप्त हुआ। इसलिए राजा को देवतुल्य माना गया। मनु के अनुसार राजा का स्थान अत्यंत ऊंचा है। वह प्रजा का रक्षक, धर्म का पालनकर्ता और राज्य व्यवस्था का संचालक है। राजा की अवज्ञा को अनुचित माना गया, क्योंकि वह दैवी गुणों से युक्त है। हालांकि मनु के इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। आलोचकों का मत है कि इससे राजा को अत्यधिक शक्ति प्राप्त हो सकती है और निरंकुश शासन को बढ़ावा मिल सकता है। जायसवाल ने भी मनु के विचारों में निरंकुशता की संभावना की ओर संकेत किया है। इसके विपरीत शुक्रनीति सार में राजा को केवल स्वामी नहीं, बल्कि प्रजा का सेवक और पालक माना गया है। शुक्राचार्य ने राजाओं के गुणों के आधार पर उनके विभिन्न प्रकार बताए हैं। फिर भी मनु ने राजा को केवल शक्ति नहीं दी, बल्कि उसे धर्म, न्याय और प्रजा पालन के कर्तव्यों से भी बांधा है। निष्कर्षतः मनु का दैवी सिद्धांत राजा की प्रतिष्ठा और राज्य की स्थिरता स्थापित करने का प्रयास है, लेकिन आधुनिक दृष्टि से इसमें निरंकुशता की संभावना भी दिखाई देती है। प्रश्न: लगभग 30 शब्द। मनु के अनुसार राजा को दैवी स्वरूप क्यों प्रदान किया गया है? उत्तर: मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति दैवी शक्तियों से हुई है। उनका उद्देश्य संसार में धर्म, शांति और व्यवस्था की स्थापना करना है। मनु ने बताया कि ईश्वर ने विभिन्न देवताओं के श्रेष्ठ गुणों से राजा का निर्माण किया। राजा में इंद्र का प्रभुत्व, सूर्य का तेज, यम का दंड, कुबेर का धन और चंद्रमा का आनंद जैसे गुण माने गए हैं। इसलिए राजा को देवतुल्य माना गया। राजा का दैवी स्वरूप उसे सम्मान और अधिकार प्रदान करता है, जिससे वह प्रजा की रक्षा और धर्म की स्थापना कर सके। हालांकि इसकी आलोचना यह कहकर की गई कि इससे राजा निरंकुश हो सकता है। प्रश्न: लगभग 80 शब्द। प्रश्न: मनु के दैवी सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर: मनु के दैवी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं: 1. राजा की उत्पत्ति दैवी शक्तियों से मानी गई है।
2. राजा को धर्म की रक्षा, प्रजा की सुरक्षा और राज्य व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व दिया गया है। याद रखने योग्य तथ्य: ग्रंथ, मानव धर्मशास्त्र, मनुस्मृति। सिद्धांत: राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। मुख्य विचार: राजा देवतुल्य है लेकिन धर्म से बंधा हुआ है। आलोचक: तुलना: शुक्रनीति सार में राजा को अधिक व्यावहारिक दृष्टि से देखा गया है। प्रश्न: मनु के अनुसार राजा के कर्तव्यों एवं राजसत्ता पर धर्म के नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। उत्तर: आचार्य मनु के राजनीतिक चिंतन में राजा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति प्रजा की रक्षा और अराजकता को समाप्त करने के लिए हुई है। इसलिए राजा का सबसे प्रमुख कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा, धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना करना है। मनु के अनुसार जब समाज में अराजकता और भय का वातावरण उत्पन्न हुआ, तब ईश्वर ने प्रजा की रक्षा के लिए राजा की सृष्टि की। इसलिए राजा को केवल शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अनेक कर्तव्य और दायित्व भी हैं। मनु के अनुसार राजा की शक्ति पर सबसे बड़ा नियंत्रण धर्म का है। राजा से ऊपर कोई भौतिक सत्ता नहीं थी, लेकिन धर्म ही उसका मार्गदर्शक और नियंत्रक था। प्रसिद्ध सिद्धांत धर्मो रक्षति रक्षिता के अनुसार जो राजा धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मनु के अनुसार राजा कर के रूप में प्रजा से प्राप्त धन के बदले उसकी रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। यदि राजा धर्म और न्याय की रक्षा नहीं करता, तो वह अधर्म का भागी बनता है। राजा का कर्तव्य अपराधों को रोकना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा का कल्याण करना है। यद्यपि मनु राजा को देवतुल्य मानते हैं, लेकिन उन्होंने उसे निरंकुश नहीं बनाया। राजा भी धर्म के अधीन है। भूमि का वास्तविक स्वामी राजा नहीं, बल्कि उसका संरक्षक मात्र है। निष्कर्षतः मनु के अनुसार राजा शक्तिशाली होते हुए भी धर्म, न्याय और प्रजा कल्याण से बंधा हुआ शासक है। प्रश्न से अंक लगभग ये फुट शब्द। प्रश्न: मनु के अनुसार राजा पर धर्म के नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: मनु के राजनीतिक चिंतन में धर्म को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। राजा के ऊपर कोई सांसारिक शक्ति नहीं थी, लेकिन धर्म ही राजा का नियंत्रक और मार्गदर्शक था। मनु के अनुसार राजा का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना और स्वयं भी धर्म के अनुसार आचरण करना है। यदि राजा धर्म का पालन करता है, तो धर्म उसकी तथा उसकी प्रजा की रक्षा करता है। इसके विपरीत धर्म की उपेक्षा करने वाला राजा अधर्म का भागी बनता है। इस प्रकार मनु ने राजा को शक्तिशाली तो माना, लेकिन उसे निरंकुश नहीं बनाया। धर्म राजा की शक्ति पर नैतिक अंकुश का कार्य करता है। प्रश्न शंक लगभग 82 शब्द। प्रश्न: मनु के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य लिखिए। उत्तर: मनु के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, डी धर्म की स्थापना और पालन करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, अपराध एवं अशांति को रोकना। इस भाग के मुख्य तथ्य: राजा की उत्पत्ति प्रजा की रक्षा के लिए, राजा का सर्वोच्च मार्गदर्शक यू धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, राजा भूमि का स्वामी नहीं संरक्षक है, राजा का कर्तव्य रक्षा, न्याय और धर्म पालन। प्रश्न: मनु के आदर्श राजा की अवधारणा एवं उसके प्रशिक्षण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर: आचार्य मनु के राजनीतिक चिंतन में राजा को राज्य व्यवस्था का प्रमुख आधार माना गया है। मनु के अनुसार राजा केवल शक्ति का धारक नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और सदाचार से युक्त आदर्श शासक होना चाहिए। मनु ने राजकुमारों की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार राजकुमारों को वेद, राजनीति, अध्यात्म विद्या, दर्शन शास्त्र तथा व्यापार एवं उद्योगों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इससे राजा अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। मनु के अनुसार राज्य, सेना, दंड और नेतृत्व का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो। इसलिए मनु का राजा उच्च ज्ञान, चरित्र और कर्तव्य भावना से संपन्न होता है। मनु के राजा की तुलना प्लेटो के दार्शनिक राजा से की जाती है, क्योंकि दोनों ही शासक को ज्ञानवान और योग्य मानते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि मनु का राजा धर्म और कानून से नियंत्रित है, जबकि प्लेटो का दार्शनिक राजा स्वयं ज्ञान के आधार पर कानून का मार्गदर्शन करता है। निष्कर्षतः मनु का आदर्श राजा ज्ञान, धर्म और नैतिकता से युक्त ऐसा शासक है जो प्रजा के कल्याण के लिए शासन करता है। प्रश्न 9 लगभग दुब। प्रश्न: मनु के अनुसार दंड के महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर:
आचार्य मनु के राजनीतिक चिंतन में दंड को राज्य व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। मनु के अनुसार दंड के अभाव में समाज में अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। मनुस्मृति में राज्य के 7 अंगों का वर्णन मिलता है: अन्न, स्वामी, अमात्य, पूर, राष्ट्र, कोष, दंड, सुहृद। इनमें दंड राज्य का महत्वपूर्ण आधार है। दंड का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, अपराधों का नियंत्रण और प्रजा की सुरक्षा करना है। मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति भी अराजकता को समाप्त करने के लिए हुई। दंड के द्वारा राजा समाज में व्यवस्था बनाए रखता है और लोगों को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित करता है। कौटिल्य ने भी दंड नीति को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि दंड अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करता है, प्राप्त की रक्षा करता है और उसकी वृद्धि करता है। इस प्रकार मनु के अनुसार दंड भय उत्पन्न करने का साधन नहीं, बल्कि लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम है। निष्कर्षतः मनु के राजनीतिक चिंतन में दंड राज्य की शक्ति और स्थायित्व का प्रमुख आधार है। प्रश्न देन अंक लगभग 20 शब्द। प्रश्न: मनु के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों के नाम लिखिए। उत्तर: मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं: 1. स्वामी राजा, अमात्य मंत्री, पुर नगर, राष्ट्र, कोष, दंड, सुहृद। इन्हीं 7 अंगों के कारण राज्य को सप्तांग राज्य कहा गया है। इस भाग के मुख्य तत्व: आदर्श राजा, धर्म सदाचार से युक्त, राजकुमार की शिक्षा, वेद, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, मनु का राजा और प्लेटो का दार्शनिक राजा में समानता, राज्य के 7 अंग, सप्तांग सिद्धांत, दंड व्यवस्था और धर्म की रक्षा का साधन। मनु के अनुसार दंड के महत्व की व्याख्या कीजिए। दंड और धर्म के संबंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: आचार्य मनु के राजनीतिक चिंतन में दंड को राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। मनु के अनुसार समाज में उत्पन्न अराजकता, अव्यवस्था और अधर्म को समाप्त करने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। राजा की उत्पत्ति का उद्देश्य भी प्रजा को भय और अव्यवस्था से मुक्त करना था। मनु के अनुसार दंड ही प्रजा पर शासन करता है, जबकि राजा केवल दंड के प्रयोग का माध्यम है। दंड का उद्देश्य अत्याचार करना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा, अपराधों का नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है। मनु के अनुसार मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, जो उसे धर्म के मार्ग से हटाते हैं। दंड इन विकारों को नियंत्रित करके व्यक्ति को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करता है। मनु ने दंड को धर्म का प्रहरी माना है। दंड नीति स्वयं धर्म के अधीन है और राजा को भी दंड नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसलिए राजा दंड का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता। मनु के विचारों की तुलना हॉब्स और मैकियावेली से की जाती है, क्योंकि तीनों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति के महत्व को स्वीकार किया। लेकिन मनु के अनुसार राजा धर्म से नियंत्रित है, जबकि हॉब्स के प्रभुसत्ता सिद्धांत में ऐसा नियंत्रण नहीं मिलता। निष्कर्षतः मनु के अनुसार दंड राज्य की शक्ति का साधन मात्र नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का माध्यम है। प्रश्न अंक लगभग घन हेवटी शब्द। प्रश्न: मनु के दंड सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर: मनु के दंड सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दंड व्यवस्था का आधार है। दंड के अभाव में समाज में अराजकता फैल सकती है। दंड का उद्देश्य कल्याणकारी है। इसका उद्देश्य प्रजा की रक्षा और धर्म की स्थापना है। दंड धर्म के अधीन है। राजा दंड का प्रयोग धर्म के अनुसार करता है। दंड राजा का व्यक्तिगत साधन नहीं है। राजा केवल उसका प्रयोग करता है। दंड सामाजिक मर्यादा और न्याय की रक्षा करता है। इस प्रकार मनु के अनुसार दंड भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रश्न लगभग 50 शब्द। प्रश्न: मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद के महत्व एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर: आचार्य मनु के राजनीतिक चिंतन में मंत्रिपरिषद को शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। मनु के अनुसार राजा अकेले राज्य का संचालन नहीं कर सकता, इसलिए उसे योग्य मंत्रियों की सहायता आवश्यक होती है। मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राजा को नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णय और राज्य संचालन में सहायता देना है। योग्य मंत्री राजा को उचित सलाह देते हैं और शासन को व्यवस्थित बनाते हैं।
मनु ने समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित माना था। उनके अनुसार ब्राह्मण बौद्धिक शक्ति, क्षत्रिय सैन्य शक्ति और वैश्य आर्थिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। राजा के लिए क्षत्रिय वर्ग को उपयुक्त माना गया क्योंकि उसमें शासन और दंड प्रयोग की क्षमता होती है। मनु के अनुसार राज्य संचालन में ब्राह्मण शक्ति और क्षात्र शक्ति दोनों का महत्व है। ब्राह्मण ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जबकि क्षत्रिय शासन और सुरक्षा का कार्य करते हैं। निष्कर्षतः मनु की मंत्रिपरिषद की अवधारणा शासन में परामर्श, ज्ञान और प्रशासनिक सहयोग के महत्व को दर्शाती है। इस भाग के मुख्य तथ्य दंड, धर्म का प्रहरी, दंड का उद्देश्य व्यवस्था और प्रजा की रक्षा, मनु और हॉब्स में समानता, अराजकता से मुक्ति और शक्तिशाली राज्य। अंतर, मनु का राजा धर्म से नियंत्रित, हॉब्स का प्रभुसत्ता लगभग निरंकुश मंत्रिपरिषद, युवराजा की सहायता करने वाली संस्था। प्रश्न, मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद के संगठन, योग्यता एवं महत्व का विवेचन कीजिए। उत्तर, आचार्य मनु के राजनीतिक चिंतन में मंत्रिपरिषद को राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। मनु के अनुसार राजा शासन का प्रमुख होता है, लेकिन वह अकेले राज्य का संचालन नहीं कर सकता, इसलिए योगी मंत्रियों की सहायता आवश्यक है। मनु के अनुसार राजा को धर्म के अधीन रहकर शासन करना चाहिए। धर्म का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा को विद्वान ब्राह्मण मंत्री से परामर्श लेना चाहिए। यही विचार आगे चलकर मंत्रिपरिषद की संस्था का आधार बनता है। मनु ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के संबंध में कठोर नियम नहीं बनाया, लेकिन सामान्यतः 7 या 8 मंत्रियों की व्यवस्था का उल्लेख किया है। राज्य के विभिन्न कार्यों के अनुसार योग्य व्यक्तियों को विभिन्न विभाग सौंपे जाने चाहिए। मनु के अनुसार मंत्री में अनेक गुण होने चाहिए। उसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंत्री धैर्यवान, शूर, बुद्धिमान, चतुर, चरित्रवान और आलस्य रहित होना चाहिए। मनु ने मंत्रियों की नियुक्ति में सावधानी पर बल दिया है। मंत्री बनने वाले व्यक्ति की परीक्षा होनी चाहिए ताकि उसकी योग्यता और राजनिष्ठा की जांच की जा सके। निष्कर्षतः मनु की मंत्रिपरिषद की अवधारणा योग्य सलाहकारों के माध्यम से कुशल और धर्म आधारित शासन स्थापित करने का प्रयास है। प्रश्न बज अंक लगभग 89 शब्द। प्रश्न, मनु के अनुसार मंत्री के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनु के अनुसार मंत्री राज्य संचालन का महत्वपूर्ण सहयोगी होता है, इसलिए उसमें विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। एक योग्य मंत्री में निम्न गुण होने चाहिए। 1. शास्त्रों का ज्ञान। मंत्री को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। 2. चरित्र की दृढ़ता। वह ईमानदार और सच्चरित्र होना चाहिए। 3. धैर्य एवं शौर्य। वो संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। 4. बुद्धिमत्ता एवं कुशलता। वह चतुर और कार्यकुशल होना चाहिए। राजनिष्ठा। उसे राज्य और राजा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। इस प्रकार मनु के अनुसार मंत्री केवल पदाधिकारी नहीं, बल्कि राज्य के हित में कार्य करने वाला योग्य सलाहकार होना चाहिए। दगभंग अग्नि। प्रश्न, मनु के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, मनु के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता, शास्त्र ज्ञान, चरित्र, धैर्य, बुद्धिमत्ता और राजनिष्ठा की परीक्षा करनी चाहिए। केवल उच्च कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्यकुशलता और नैतिक गुण भी आवश्यक हैं। इस भाग के मुख्य तथ्य, राजा का मार्गदर्शक इन धर्म, धर्म का ज्ञान विद्वान ब्राह्मण मंत्री से परामर्श, मंत्रिपरिषद, शासन में सहायता देने वाली संस्था, मंत्रियों की संख्या, सामान्यतः 7 या 8, मंत्री के गुण, ज्ञान प्लस चरित्र, धैर्य, बुद्धिमत्ता। नियुक्ति से पहले परीक्षा। प्रश्न, मनु के अनुसार दूत के गुणों एवं उसके घड़ियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, आचार्य मनु के राजनीतिक चिंतन में दूत राजनिक का महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के अनुसार दूत राज्य के बाहरी संबंधों और कूटनीतिक कार्यों का संचालन करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। मनु के अनुसार दूत को संधि, विग्रह तथा अन्य राजनीतिक कार्यों में दक्ष होना चाहिए। वह राजा का प्रतिनिधि होता है और विदेशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनु ने दूत के लिए अनेक गुणों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार दूत को शास्त्रों का ज्ञाता, कुलीन,
बुद्धिमान, वाक्पटु, निर्भीक, दक्ष, देश और काल का ज्ञाता, गोपनीय बातों को सुरक्षित रखने वाला होना चाहिए। दूत को केवल संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं माना गया, बल्कि उसे राज्य की नीति को समझकर उसका उचित संचालन करने वाला अधिकारी माना गया है। आधुनिक दृष्टि से मनु का दूत आधुनिक राजनयिक या विदेश अधिकारी के समान दिखाई देता है। निष्कर्षतः मनु की दूत व्यवस्था प्राचीन भारतीय कूटनीति का महत्वपूर्ण अंग थी, जिसमें योग्य और कुशल दूत को राज्य की सफलता के लिए आवश्यक माना गया। प्रश्न, अचंक, लगभग दीप के शब्द। प्रश्न, मनु के अनुसार मंत्रणा की गोपनीयता एवं उसके महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर, आचार्य मनु ने शासन व्यवस्था में मंत्रणा परामर्श को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार राजा द्वारा लिए निर्णयों की सफलता के लिए मंत्रणा का गोपनीय रहना आवश्यक है। मनु के अनुसार मंत्रणा ऐसे स्थान पर होनी जहां उसकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को न हो सके। उन्होंने मंत्रणा के लिए एकांत स्थान और उपयुक्त समय का उल्लेख किया है। उनका विचार था कि यदि राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं का हाथ से बाहर आ जाए तो राज्य को गंभीर हानि होती है। मनु के अनुसार जो राजा मंत्रणा के रहस्य की रक्षा करता, वह कठिन परिस्थितियों में भी सफल हो सकता है। इसके विपरीत मंत्रणा का भेद खुलना राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। इस प्रकार मनु ने प्रशासन में गोपनीयता, विवेकपूर्ण निर्णय और उचित परामर्श के महत्व को स्वीकार किया। निष्कर्षतः मनु की मंत्रणा संबंधी अवधारणा आधुनिक प्रशासन में गोपनीय नीति निर्माण के सिद्धांत से भी संबंधित दिखाई देती है। प्रश्न, मनु द्वारा वर्णित कूटनीति के 6 उपायों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मनु ने राज्य संचालन में कूटनीति के 6 उपायों का वर्णन किया है। अन, संधि, दो राज्यों के बीच समझौता। विग्रह, विरोध या तनाव की स्थिति। यान, सेना को अभियान के लिए आगे बढ़ाना। आसन, तटस्थ रहने की नीति। संश्रय, शक्तिशाली राज्य की सहायता प्राप्त करना। द्वैधिभाव, दोहरी नीति अपनाना। ये उपाय प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में विदेश नीति और कूटनीति के महत्वपूर्ण आधार थे। फर्स्ट अंक, लगभग विफीशी शब्द। प्रश्न, मनु के अनुसार मंत्रणा का रहस्य क्यों आवश्यक है? उत्तर, मनु के अनुसार मंत्रणा का रहस्य सुरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि राज्य की योजनाओं का भेद खुलने से शत्रु लाभ उठा सकता है और राज्य को हानि हो सकती है। इसलिए राजा को गोपनीय और विवेकपूर्ण मंत्रणा करनी चाहिए। इस भाग के मुख्य तत्व: दूत एवं राज्य का राजनीतिक प्रतिनिधि। दूत के गुण: बुद्धि, वाक्पटुता, निर्भीकता, शास्त्र ज्ञान। मंत्रणा गोपनीय होनी चाहिए। 6 कूटनीतिक उपाय: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधिभाव। अब मनु के राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उत्तर, आचार्य मनु ने अपने ग्रंथ मानव धर्मशास्त्र में राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार राजा का निर्माण प्रमुख देवताओं के श्रेष्ठ गुणों के समन्वय से हुआ है। इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर आदि देवताओं के अंशों से राजा में दिव्य गुणों का समावेश हुआ। मनु के अनुसार राजा देवतुल्य होता है, इसलिए राजा का अपमान या उसके प्रति विद्रोह करना गंभीर अपराध माना गया है। राजा को प्रजा की रक्षा और धर्म की स्थापना का दायित्व सौंपा गया है, परंतु मनु राजा को पूर्ण स्वतंत्र नहीं मानते। राजा धर्म के अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह धर्म के अनुसार शासन करे और अपनी प्रजा का पालन करे। इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। आलोचकों के अनुसार राजा को देवतुल्य मानने से उसकी शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्थाहीन रहती। मनु के अनुसार राजा पर धर्म का नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया गया है? उत्तर, मनु के अनुसार राजा सर्वोच्च सांसारिक सत्ता है, लेकिन वह धर्म से ऊपर नहीं है। धर्म ही राजा के कार्यों का मार्गदर्शन करता है। राजा का प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना और न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। यदि राजा धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो वह पाप का भागी होता है। इस प्रकार मनु ने राजा को नैतिक और धार्मिक मर्यादाओं के अधीन रखा है। हालांकि राजा पर नियंत्रण के लिए आधुनिक संवैधानिक संस्थाओं जैसी व्यवस्था मनु के चिंतन में नहीं मिलती। प्रश्न, लगभग विशी शब्द। प्रश्न, संवैधानिक शासन से क्या आशय है? उत्तर, संवैधानिक शासन वह व्यवस्था है जिसमें शासन के विभिन्न अंगों को सीमित शक्तियां प्रदान की जाती हैं और वे अपने कार्यों एवं शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए किसी उच्चतर सत्ता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस भाग के मुख्य तत्व: राजा की उत्पत्ति,
दैवी सिद्धांत। राजा का निर्माण देवताओं के श्रेष्ठ गुणों से। राजा देवतुल्य लेकिन धर्म के अधीन। मनु की कमी कुवन। प्रजा को राजा के विरुद्ध नियंत्रण का स्पष्ट अधिकार नहीं। आधुनिक संवैधानिक शासन, सीमित शक्ति प्लस उत्तरदायित्व। प्रश्न 1, आचार्य मनु के राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उत्तर, आचार्य मनु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मानव धर्मशास्त्र में राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं हुई, बल्कि वह देवताओं के श्रेष्ठ गुणों के समन्वय से निर्मित हुआ है। इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, चंद्रमा और कुबेर आदि देवताओं के गुण राजा में समाहित हैं। मनु के अनुसार राजा देवतुल्य होता है, इसलिए उसका अपमान और विद्रोह गंभीर अपराध माना गया है। राजा का मुख्य उद्देश्य प्रजा की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना है। हालांकि मनु राजा को निरंकुश ही बनाते। राजा धर्म के उसे धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। धर्म ही राजा की शक्ति पर नैतिक नियंत्रण रखता है। इस सिद्धांत की आलोचना या हकर की गई है कि राजा को देवतुल्य मानने से उसकी शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण की कमी रह जाती है। यदि राजा अधर्म के मार्ग पर चला जाए तो प्रजा के पास उसे हटाने का अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। निष्कर्षतः मनु का दैवी सिद्धांत राजा की शक्ति के साथ उसके कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों पर भी बल देता है। प्रश्न डी, मनु के दंड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मनु के राजनीतिक चिंतन में दंड का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के अनुसार राज्य की स्थापना अराजकता समाप्त करने और समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए हुई। दंड राज्य का एक प्रमुख अंग है। मनु के अनुसार दंड ही समाज को धर्म के मार्ग पर बनाए रखता है। दंड के अभाव में समाज में अपराध, अव्यवस्था और अशांति फैल सकती है। मनु के अनुसार राजा दंड का स्वामी नहीं बल्कि उसका प्रयोग करने वाला माध्यम है। दंड का उद्देश्य अत्याचार करना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना है। मनु के विचार हॉब्स से मिलते हैं क्योंकि दोनों ने अराजक स्थिति से मुक्ति के लिए शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। लेकिन अंतर यह है कि मनु ने राजा को धर्म के नियंत्रण में रखा, जबकि हॉब्स के चिंतन में ऐसा नियंत्रण नहीं मिलता। निष्कर्षतः मनु का दंड सिद्धांत व्यवस्था, सुरक्षा और धर्म की स्थापना का साधन है। मैश प्रश्न 3, मनु के मंत्रिपरिषद संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनु के अनुसार राजा अकेले शासन नहीं कर सकता, इसलिए योग्य मंत्रियों की सहायता आवश्यक है। मंत्रिपरिषद राज्य संचालन का महत्वपूर्ण अंग है। मनु के अनुसार मंत्री विद्वान, बुद्धिमान, चरित्रवान और शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। उसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और अन्य विषयों का ज्ञान होना चाहिए। मनु ने मंत्रियों की नियुक्ति में सावधानी पर बल दिया है। मंत्री की योग्यता और चरित्र की परीक्षा आवश्यक है। मनु के अनुसार मंत्री परिषद में सामान्यतः 7 या 8 मंत्रियों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक मंत्री को उसकी योग्यता के अनुसार विभाग सौंपा जाना चाहिए। इस प्रकार मनु ने योग्य सलाहकारों के माध्यम से कुशल और धर्म आधारित शासन की कल्पना की। खंडा प्रश्न। प्रश्न 4, मनु के अनुसार दूत के गुणों का वर्णन कीजिए। मनु के अनुसार दूत राज्य का महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारी होता है। वह राजा का प्रतिनिधि होता है और विदेशी संबंधों का संचालन करता है। एक योग्य दूत में निम्न गुण होने चाहिए: शास्त्रों का ज्ञान, बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता, निर्भीकता, कुलीनता, देश और काल का ज्ञान, गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता। मनु अनुसार योग्य दूत राज्य की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न, मनु के अनुसार मंत्रणा की गोपनीयता का महत्व बताइए। उत्तर, मनु ने शासन में मंत्रणा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार राज्य की नीतियों और योजनाओं को गुप्त रखना आवश्यक है। यदि मंत्रणा का रहस्य बाहर आ जाए तो राज्य को नुकसान हो सकता है। इसलिए राजा को एकांत स्थान में गोपनीय मंत्रणा करनी चाहिए। मनु के अनुसार जो राजा मंत्रणा के रहस्य की रक्षा करता है वह सफल शासन कर सकता है। मनु के अनुसार राज्य का वास्तविक आधार क्या है? उत्तर, मनु के अनुसार राज्य का वास्तविक आधार धर्म है। राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए और धर्म की रक्षा करना उसका प्रमुख कर्तव्य है। प्रश्न 7, मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग कौन कौन से हैं? उत्तर, मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं: वन, स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, दहर। मनु के 6 कूटनीतिक उपाय कौन से हैं? उत्तर,
मनु के 6 कूटनीतिक उपाय हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। प्रश्न 9। मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर: मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना और न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। प्रश्न 10। मनु के अनुसार मंत्री में कौन से प्रमुख गुण होने चाहिए? मंत्री में शास्त्र ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धैर्य, चरित्र, राजनिष्ठा और कार्यकुशलता जैसे गुण होने चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से मनु के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक: अन राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दीव दंड सिद्धांत, मंत्रिपरिषद, मनु और हॉब्स की तुलना, 5 मनु का धर्म और राजा का संबंध, दूत